हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे साइंस की क्लास नंबर 40 रहेगी और इसमें हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, जैविक प्रक्रियाएं एवं अनुकूलन। तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है और यहाँ से आपके करीबन जितना यदि आपका केवल मेन सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में आना है तो उसमें करीबन इस टॉपिक से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है। आपने जैव उपक्रम पढ़ा होगा, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपका अब आप कहेंगे किस सिलेबस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ सारी जो क्लासेस हैं आपको आपके पात्रता परीक्षा जो वर्ग 2 पात्रता परीक्षा हुई थी उसी के सिलेबस को यहाँ पर फॉलो करके सारी क्लासें आपको दी गई हैं और आपके टॉपिक मेन सब्जेक्ट जो होते हैं आपके उसमें यही टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो टॉपिक चेंज तो होने नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें कम या बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। अब ये जो आपका चैप्टर है जैविक विक्रम जो होता है, तो ये ना केवल आपके एमपी टेट में बल्कि जहाँ पर भी साइंस आनी है, जैसे महिला पर्यवेक्षक हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो हर एक, जैसे क्लास 10th का ये टॉपिक है एनसीईआरटी में दिया गया है, तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्या कुछ पढ़ना होता है ये अभी हम देखेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा एक बार सिलेबस पर नज़र डालिए आपकी पात्रता परीक्षा के कि अभी तक हमने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं और उनमें क्या क्या पढ़ लिया है और अभी हमें बायोलॉजी के कितने टॉपिक और पढ़ने हैं, ठीक। तो ये आपके जो है पात्रता परीक्षा बायोलॉजी का सिलेबस है। तो इसमें हम अभी हमारा बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ सजीव जगत जो दिया गया है, तो सजीव जगत कौन से प्राणी जीवित हैं, ये सजीव क्यों कहे जाते हैं, कौन से मृत हैं। तो सजीव जगत में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, ठीक है। और सजीव जगत के अंतर्गत ही आपका ये भी टॉपिक आएगा जैविक प्रक्रियाएं और अनुकूलन। क्योंकि एक जीव जीवित है तो वो जीवित क्यों है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे उसका धीरे धीरे विकास होता चला जाता है, तो ये सब सजीव जगत में आता है। तो सजीव जगत की जो शुरुआत है वो हमने एक कोशिका से की थी। क्यों? क्योंकि आपका जो मानव शरीर है या फिर पादप का जो शरीर है वो हर एक जो है शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है, छोटी छोटी सी इकाइयों से मिलकर बना है और यही छोटी सी जो इकाई है वो कोशिका कहलाती है। तो हमने कोशिका से स्टार्ट किया था और वहाँ पर आपको हर एक चीज़ बताई हुई है। तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर ज़रूर देखें क्लासें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी ये क्लासेस। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस टाइम पर आप मतलब यदि आपने ये क्लासें देखी हैं तो फिर आप कह सकेंगे कि हाँ हमारी जो तैयारी है वो मजबूत है, ठीक है। तो सजीव जगत हमने कर लिया। फिर जो वर्गीकरण है जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने आपको 5 जगत वर्गीकरण नहीं बताया, बल्कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। सबसे पहले द्विजगत पद्धति आई, उससे पहले भी हमने कुछ बेसिक्स बताए हुए हैं, ठीक है आपको। इसके बाद कैसे कैसे 5 जगत वर्गीकरण का विकास हुआ, ये 5 जगत कौन कौन से हैं, हर एक को आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया, ठीक है। फिर हर एक चीज़ की आपको संरचना भी बताई हुई है, पादप स्ट्रक्चर पूरा बताया आपको, कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया, ठीक है। जंतु जगत बताया आपको। अब आपको जैविक प्रक्रियाएं अनुकूलन, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो अब कुछ लोग तो यहीं पर नहीं समझ पाते कि ये क्या टॉपिक होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको टच करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये अभी हम देखेंगे। इसके बाद जैव उत्पत्ति मानव शरीर, मतलब मानव शरीर किन किन अंगों से मिलकर बना, कौन कौन से तंत्र कार्य कर रहे हैं, ये इसके बाद हम मानव शरीर के तंत्र ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ हमने कोशिका पढ़ ली है तो इसको दोबारा से हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आनुवंश की जो होता है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगभग हमारे 3 टॉपिक यहाँ पर रह गए हैं। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे जैविक प्रक्रियाएं अनुकूलन। इसमें क्या क्या पढ़ना है अभी आपको बता देंगे। इसके बाद जब हमारे ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इन पर कुछ हम प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे, ठीक है। और हमने कोशिका वाले टॉपिक के प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए हैं, वो भी प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, उन्हें भी आप देखिए, ठीक। तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से तैयार होती चलेगी। फिर आप अधिक से अधिक
प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि यदि आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पास में बिल्कुल ही कम टाइम बचेगा और फिर जो ये लेंथी टॉपिक होते हैं इनको आप छोड़ देते हैं, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आपको किसी भी टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को और अपनी कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ते रहना है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर होगा। तो आइए देखते हैं आज के अपने टॉपिक को, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक, और थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है तो इसको समझ करके आप पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो जैसे आपका जो टॉपिक है जैविक प्रक्रियाएं अनुकूलन, तो जैव एक जीव जो जीवित प्राणी है वो कौन कौन सी अपने दैनिक जीवन में प्रक्रियाएं करता है और क्या क्या उसमें हो सकता है। फिर अनुकूलन इसके बाद वाले जो लेक्चर रहेंगे उसमें हम देखेंगे। आज केवल हम जैविक प्रक्रियाओं में देखेंगे पोषण। ठीक है, क्योंकि जंतु और पादपों में पोषण आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर जंतु और पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। इसके अलावा भी कई चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे अनुकूलन। तो ये क्लास ना केवल एमपीटेट वर्ग 2 के लिए है, बल्कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वर्ग 1 साइंस वालों का एग्जाम्स हो, ठीक है, चाहे आपके महिला सुपरवाइजर का एग्जाम्स हो या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें जहाँ पर भी साइंस पूछी जानी है वहाँ पर ये टॉपिक्स ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि पोषण से हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, और ये आपके टॉपिक में भी दिया आपके सिलेबस में दिया गया ही टॉपिक है। तो पोषण पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स लिए, मानव स्वास्थ्य पढ़ाया था, वहाँ पर आपको बताया था कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा बता दिया था कि क्या होता है पोषण, लेकिन आपको यहाँ पर पोषण को बहुत बारीकी से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जंतु में पोषण अलग प्रकार से होगा, पादपों में पोषण अलग होगा। तो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, थोड़ा सा आप समझ करके पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो सबसे पहले पोषण, पोषण कहलाता क्या है, तो आपको अपनी भाषा में बता दें कि एक जीव जीवित है। क्यों? क्योंकि वो कुछ खाता है, पीता है, तभी तो वो जीवित है। ठीक है, वरना यदि खाएगा पिएगा नहीं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो खाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है, जैसे खाना हो गया हमारा, या कई चीज़ें होती हैं खाने के तौर पर, ठीक है, तो उनसे हमें क्या मिलती, एनर्जी मिलती है, और उसी बेस पर हम जीवित हैं और हमारी ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, यदि ये सब ना मिले तो हम मर जाएंगे। तो पोषण क्यों जरूरी है, तो पोषण मानव जीवन की इकाई मान के चलिए, जीवन की इकाई, जीने की इकाई। ठीक, तो देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है, जीव की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण एवं सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। तो ये लैंग्वेज जो दी गई है ये एक डेफिनेशन के तौर पर है, इसको आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करके समझिए कि एक जीव, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, तो उसकी वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है, उसका अनुरक्षण हो रहा है, और जितने भी जैव प्रक्रम चलते हैं दैनिक जीवन में, जैसे श्वास लेना, ठीक है, तो श्वास कैसे लेगा, जब वो जीवित रहेगा तभी तो श्वास लेगा, उत्सर्जन क्रियाएं करेगा, ठीक है, अदर जो जितनी भी क्रियाएं हैं, तो ये सब किस पर निर्भर हैं, पोषण पर। जब तक पोषण प्राप्त नहीं होगा तब तक ये क्रियाएं नहीं होंगी। ठीक है, मतलब जीवन है तभी तो ये सारी चीज़ें करेगा ना, पोषण से ही जीवन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये सभी जो हैं इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ। अब आप कहेंगे पोषण अलग है, पोषक पदार्थ, तो पोषक पदार्थ जैसे खाने की चीज़ें, जैसे हमने कुछ चीज़ खाई उससे हमें विटामिन्स मिल गया, ठीक है, इसके बाद हमने कोई अदर चीज़ खाई उससे हमें प्रोटीन प्राप्त हो गया, कुछ अदर चीज़ खाई उससे हमें वसा प्राप्त हुई, ठीक है, फिर इन चीज़ों से एनर्जी मिलेगी, तो ये सब पोषक पदार्थ की श्रेणी में आ जाएंगी। और इन्हीं को जब हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण कह दें या अधिग्रहण करना, ठीक है, इसी को हम पोषण कहेंगे। अब पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वे पदार्थ जो जीवन में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। जितने भी हम दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं उनका जो संपादन हमसे करवाते हैं वो ही आपके पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब वह विधि जिससे सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वो पोषण कहलाता है। तो पोषण आप समझ गए होंगे। अब आपका जो महिला सुपरवाइजर है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज रहता है, क्योंकि वहाँ पर
पोषण दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, पोषण। अब उसमें आपका माइक्रो पोषण मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, तो केवल उसमें ये टॉपिक पढ़ने होते हैं। और यहाँ पर आपको मानव पोषण भी पढ़ना है और पादप पोषण भी पढ़ना है। अब पोषण के प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो भोजन की प्रकृति और उसे उपयोग करने के तरीकों के आधार पर जंतुओं में 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो पहले हम जंतुओं में पोषण देखेंगे, इसके बाद हम पादपों में पोषण देखेंगे। तो जंतुओं में 3 प्रकार का, मतलब कौन कौन से प्रकार हैं, इनके इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये नाम ना दे करके इंग्लिश नाम को ही हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, हेलो जो एक करके दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला होता है जंतुओं में पूर्णभोजी पोषण, जिसे हम समभोजी पोषण भी कह देते हैं। दूसरा परजीवी और तीसरा मृतोपजीवी। तो ये क्या कहलाते हैं, इसको होलोजोइक न्यूट्रिएशन कहते हैं, इसको पैरासिटिक और इसको सेप्रोजोइक। ठीक, अब देखिए पहला है जो पूर्णभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसको हमने बिल्कुल बेसिक से आपको बताने का प्रयत्न किया है। यहाँ होलोजोइक जो होता है यह 2 ग्रीक शब्दों से बना है। तो पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेंगे जो पूर्णभोजी पोषण है उसे अंग्रेजी में हेलोजोइक कहते हैं। तो बताइए यह किन 2 ग्रीक शब्दों से बना है, या यह किस भाषा के 2 शब्दों से बना है। तो 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से। कौन कौन से, तो एक तो आपका होलो और दूसरा जोइक, इनके मिलने से। अब होलो का अर्थ क्या होगा, तो होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, और जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा, मतलब जो पूर्ण रूप से जंतु जैसा होता है वो क्या कहलाता है, हेलोजोइक कहलाता है। अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। मतलब जिस प्रकार से जंतु पोषण ग्रहण करते हैं अपना, वैसा ही तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है। तो ये आपका पूर्णभोजी पोषण या प्राणी संपोषण कहलाता है, मतलब प्राणियों के समान पोषण ग्रहण करना। वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है वो प्राणी संभोजी कहलाएंगे। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। फिर यह भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो जैसे मनुष्य का तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य जो होता है इसमें जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है, पहले ग्रहण करता है आहार नाल के माध्यम से, ठीक है, स्वांगीकरण वगैरह। तो ये पूरा एक प्रक्रम होता है, अभी हम देखेंगे। अब देखिए यह 4 प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है शाकाहारी, मतलब इनके भी आपको इंग्लिश हिंदी नाम याद रखने हैं, हर्बीवोरस इसको कहते हैं। तो शाकाहारी इस प्रकार के जंतु पौधे एवं उसके अन्य भागों या उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमने आपको पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाया, वहाँ खूब अच्छे से हमने बताया है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सारी क्लासेस देखिए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई क्लासेस होती हैं सारी, ठीक है। तो शाकाहारी क्या होते हैं, मतलब जो आपके स्वपोषी पौधे होते हैं, जैसे नीले हरे पौधे, ठीक है, नील हरे शैवाल जिसे कहते हैं। तो इसमें जो होता है उन्हीं के रूप में इसमें भोजन ग्रहण किया जाता है। इसमें आपके गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़ आदि आ जाती। फिर मांसाहारी कॉर्निवोरस कहलाते हैं, तो दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आ जाता है। फिर सर्वाहारी मतलब जो आपके दोनों से पोषण प्राप्त करेंगे, मतलब शाकाहारी से भी और मांसाहारी से भी। इसमें आपका मनुष्य आ जाता है, मतलब पौधे और जंतु दोनों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। फिर अपमार्जक क्या कहलाते हैं, मतलब पृथ्वी के सफाई करता माने जाते हैं। इसमें वैसे जंतु आते हैं जो पृथ्वी की साफ सफाई कर देते हैं, और एक चक्र के रूप में पूरा चक्र चलता रहता है इसमें। तो इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को ही अपमार्जक, स्कैवेंजर कहते हैं, ये याद रखिएगा आप। यह मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया ही अपमार्जन कहलाती है। इसमें आपके सियार, लकड़बग्गा, गिद्ध, चील वगैरह आ जाते हैं, और ये मृत जंतुओं का भक्षण करके उन्हें सड़ने से बचाते हैं, और इस प्रकार हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करने वाला आपका जो श्रेणी है वो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, अपमार्जक कहलाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि स्पीड ज़्यादा होती है, तो आप लोग कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि बिल्कुल स्लोली आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप इतना समझ सकते हो, और आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का मतलब यहाँ पर तैयारी भी की होगी, टेस्ट भी दिए होंगे। तो आप मतलब जैसे स्लो लैंग्वेज होती है, स्लो स्पीड होती है इसकी, तो आप उसको बढ़ा कर भी देखते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ कम भी कर सकते हैं, ठीक। अब अगला देखिए, दूसरा प्रकार होता है आपका जंतुओं में पोषण का परजीवी। परजीवी नाम से ही स्पष्ट है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है
मतलब दूसरों पर निर्भर रहेंगे यहाँ पर। तो पारासाइट शब्द जो है वो दो ग्रीक शब्दों पारा और साइटोस से बना है। पारा का अर्थ होता है पास या बगल या पार्श्व में, और साइटोस का अर्थ है पोषण। मतलब जो मान के चलिए दो ये प्राणी हैं, तो ये जो प्राणी हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, जो बगल में है उससे अपना पोषण प्राप्त करेगा, वो क्या कहलाएगा? परजीवी। अर्थात इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अब कार्बनिक पदार्थ आप समझते होंगे क्या कहलाते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। इस प्रकार का भोजन ग्रहण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु और कुछ पौधे जैसे अमरवेल परजीवी पौधे का उदाहरण है, आप याद रखिए। कई जंतु भी होते हैं जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, फीतक कृमि, तो अब यह हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम जंतु जगत का वर्गीकरण पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। हर एक संघ आपको पढ़ाया है, यानी लेडा संघ क्या होता, आर्थोपोडा क्या होता, कौन कौन से किस्में जीव आते हैं, तो आप सारे लेक्चर जरूर देख लें। और एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी जो होता है ये सभी आदि इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रकार है आपके जंतु पोषण का, मृतोपजीवी पोषण, मतलब जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। तो ये ग्रीक शब्द सेप्रोस से बना होता है। सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण, मतलब पूर्ण तरीके से उसी पर डिपेंड रहेगा, मृत जीव जंतु पर। ठीक है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह में घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो इंग्लिश नाम आप जरूर याद रख लें, और किस वर्ग में कौन से जीवधारी आते हैं, कैसे किस विधि से पोषण होता है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण देखिए। जो हमने फर्स्ट प्रकार पढ़ा हमारे जंतु पोषण में, प्राणी संपोषण, उसके महत्वपूर्ण चरण जो होते हैं, मतलब एक मनुष्य है तो वो किस तरीके से अपना पूरा पोषण ग्रहण करेगा और कैसे कैसे वो हर एक चीज करेगा। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले अंतःग्रहण, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पिछली बार आपका जो एग्जाम्स हुआ था वर्ग 2 का, वो आप प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ लेता है कि भोजन को शरीर के भीतर पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन देगा अंतःग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण, तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है मनुष्य में भोजन ग्रहण की, वो अंतःग्रहण होती है। इनगेशन इसे कहते हैं। भोजन को शरीर के भीतर, अर्थात आहार नाल जो होती है, आपने पढ़ा होगा तंत्र, मतलब मानव शरीर में जो होता है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के माध्यम से भोजन को शरीर के अंदर पहुंचने की क्रिया ही अंतःग्रहण कहलाती है। दूसरा है पाचन, डाइजेशन, मतलब ठोस जटिल बड़े बड़े जो आघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, जैसे ही भोजन अंदर पहुंचा और वहां पर उसका क्या होने लगता है, डाइजेशन होने लगता है। विभिन्न एंजाइमों और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जो बड़े बड़े ठोस अणु वगैरह होते हैं या बड़े बड़े जो घुलनशील जटिल पदार्थ होते हैं, उनको तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अंगों में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर होता है अवशोषण, एब्जॉर्बेशन। क्या होता है यहाँ पर, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। मतलब जितना शरीर को जरूरत है उतना यहाँ अवशोषित हो जाता है, बाकी जो बचा हुआ और अपचित भोजन होता है उसको मतलब आगे की ओर कर दिया जाता। फिर आता है स्वांगीकरण, मतलब एसिमिलेशन। कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर आता है बहिष्करण, मतलब इजेक्शन। तो अनपचा जो भोजन होता है मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी, तो ये आप याद रखिए। अब आता है, ये तो हुआ आपके जीव जंतुओं में पोषण। अब आता है पौधों में पोषण, तो ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। तो पौधों में जब हमने प्लांट्स वर्गीकरण पढ़ा तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन यहाँ आपको पूरा डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमें यह समझना होगा कि पौधे भी जीवित होते हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से प्राणियों को भोजन की ज़रूरत है जीवित रहने के लिए, उसी तरीके से आपके प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है।
अब प्राणियों की तरह ही पौधों को भी अनेक प्रकार की गतिविधियां जैसे शरीर की वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए उन्हें भी पोषण प्राप्त करना होता। तो अब आप कहेंगे पौधों में पोषण का प्रकार कैसे हो सकता, क्योंकि पौधे तो हमेशा से ही स्वपोषी माने जाते हैं। स्वपोषी होते हैं मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ अपवाद के रूप में आ जाते हैं, जैसे आपका अमरवेल हो गया। ठीक है, ये परजीवी की श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद कीटभक्षी पौधे हो गए। इसके बाद अन्य जो पौधे, राइजोबियम हो गया। तो ये हमें पढ़ना होता है। इसमें भी कई प्रकार का पोषण होता है पौधों में। तो देखिए यहाँ पर देखिए पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। तो हम आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा चुके हैं, आप वो क्लास जरूर देख लें, क्योंकि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें आपके प्रकाश संश्लेषण का ही इस्तेमाल होता है। उसी विधि से यहाँ भोजन बनाते हैं पौधे। तो देखो, हरे पौधों की पत्तियों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उनमें भोजन बनाने में मदद करते। तो कुछ ऐसे पदार्थ ये हमें पता है, क्लोरोफिल वगैरह होते हैं। ठीक है, पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। फिर पौधों में भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है। इसीलिए पौधों में जो हरी पत्तियां होती हैं उनको भोजन उत्पादन या भोजन का कारखाना या खाद्य कारखाना या फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछली बार का। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाले कच्चे पदार्थ। तो इनको डिटेल से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रकाश संश्लेषण वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि वहाँ हमने इनके बारे में डिटेल से बताया है। तो कच्चा पदार्थ जो इस्तेमाल होता है वो है क्लोरोफिल वर्णक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर भोजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतया क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है जो एक कार्बोहाइड्रेट्स या शर्करा होती है और इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये भी पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होता है। ऑप्शन दिए थे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह। तो जो कुछ भी है यहाँ ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, जल, इस प्रकार ये इसका जो है फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है ऑक्सीजन क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। यह कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वास्तव में मंड या स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब ये मंड या स्टार्च क्या कहलाता है, तो भोजन को संचित करके रखता है। नेक्स्ट, पौधों में पोषण के प्रकार। तो जिस तरीके से जंतुओं में पोषण के प्रकार पड़े, तो यहाँ पर भी स्वपोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। फिर परपोषण या विषम पोषण मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। परजीवी दूसरे पौधों पर निर्भर रहेंगे। मृतजीवी मतलब मरे पदार्थों से। और सहजीवी पोषण, सहजीवी मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण, मतलब स्वपोषण जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव या प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। अब स्वपोषी पौधे क्या होंगे, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस पोषण को स्वपोषी कहते हैं। इसमें आपके क्या आ जाएंगे, शैवाल। इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते। तो शैवाल आ गया और बाकी हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट है परपोषण या विषम पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वही है पूरी डेफिनेशन। ठीक है, इसमें आपको बस ये देखना है कि आते कौन कौन से। तो इसमें सभी जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतुओं से अपना पोषण। अब पौधे तो ऐसा करेंगे नहीं कि एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जीव जंतु आते हैं। अब क्या पौधे भी परपोषी या विषमपोषी होते, तो कुछ पौधे होते हैं जो आपको देखना है। तो सामान्यतया पौधे तो स्वपोषी होते, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इस कारण वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इनको विषमपोषी कहते हैं। अब विषमपोषी या परपोषी पौधे आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें अमरवेल का पौधा एक प्रकार का विषमपोषी या परजीवी होता है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। अपना भोजन यह उस पौधे से प्राप्त करता है जिस पौधे पर यह फैला हुआ लिपटा हुआ होता है। आपने देखा होगा, जैसे मान के चलिए पौधा होता है तो इसके ऊपर एक मतलब बॉल टाइप की जो है वो ऊपर से छाई रहती है, यही अमरवेल होती है। और इसी पौधे जिस पर यह छाई हुई है उसी से अपना पोषण प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
तो पोषण का वह तरीका जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी अन्य जीवित प्राणी के शरीर से पोषण प्राप्त करे, वो परजीवी पोषण होगा। ठीक है, अब परजीवी जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? तो इस तरह के परजीवी पोषण से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। उदाहरण में अमरबेल हो गया, रेफ्लिसिया और मिसलेटो। अब देखिए इसमें जो अमरबेल और मिसल्टो है यह तना परजीवी है, मतलब तने पर छाया रहता है, जबकि रेफ्लिसिया एक जड़ परजीवी है, जड़ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, पूछ सकते हैं रेफ्लिसिया होता है जड़ परजीवी होता, तना परजीवी होता, पुष्प परजीवी होता, तो जड़ परजीवी होता है। कहीं से क्वेश्चन उठ करके आ सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इनको हाईलाइट जरूर करें और इनको बार बार गौर करें इन पर, क्योंकि क्वेश्चन मतलब कंपटीशन बहुत हाई है, तो क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है मृतजीवी। मृतजीवी मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। मृतजीवी पोषण, इसमें फफूंद, कुकुरमुत्ता और मशरूम, कवक वगैरह आ जाते हैं। फिर सहजीवी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव ऐसा संबंध बनाते हैं जिसमें वे अपना भोजन, आवास, पोषक तत्व एक दूसरे को साझा करते हैं। मान के चलिए किसी के पास में भोजन के लिए पर्याप्त सुविधा है लेकिन आवास नहीं है, और दूसरे के पास में आवास है लेकिन भोजन नहीं है, तो ये दोनों एक प्रकार की ऐसी फ्रेंडशिप बनाते हैं कि इसको भोजन प्रदान करवा देता है या आवास दे देता है, तो दोनों का काम बन जाता है। यही सहजीवी संबंध होता है। अब जो सहजीवी संबंध होता है यह एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जब अलग अलग प्रकार के दो जीव जंतु एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए साथ बांटते हैं, तो उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अब सहजीवी संबंध में कौन से आपके जो प्लांट्स हैं वो आएंगे? तो ऐसे जीव जो सहजीवी संबंध बनाते हुए सहजीवी पोषण प्राप्त करते हैं वो सहजीवी हैं। इसमें आपका लाइकेन आ जाता है। इसमें दो तरह के सहजीव रहते हैं जिसमें दोनों सहजीव स्वपोषी, इसमें शैवाल और मृतजीवी कवक होता है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, एक तो वो होगा शैवाल, और एक मृतजीवी है जो भोजन नहीं बना सकता, वो कवक होगा। लेकिन ये दोनों ही इस प्रकार की फ्रेंडशिप बनाएंगे कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, मतलब सहायता करेंगे एक दूसरे की। अब जो शैवाल लाइकेन होता है, यह वृक्षों के तनों पर या पुरानी और नमी युक्त दीवारों पर उगता है। लगभग सभी शैवालों में पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है, जबकि कवकों में ये नहीं पाया जाता। फिर कवक शैवाल के लिए रहने के लिए स्थान या आवास देता है। जल और खाद्य पदार्थ तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति कराते हैं शैवाल। अब देखिए, तथा इसके बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर कवक को दे देते हैं, तो दोनों का काम हो गया यहाँ पर। इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों का जो सहजीवी संबंध है, पूछ लेते हैं क्या है, तो वो लाइकेन है। ये याद रखिए, एक दूसरे को ये लाभ पहुँचाते हैं। फिर दूसरा है आपका उदाहरण फलीदार पौधे और राइजोबियम। फलीदार पौधे जैसे आपका मटर, सेम हो गया, ठीक है, और राइजोबियम जीवाणु, ये दोनों में भी सहजीवी संबंध है। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन के विलेय पदार्थों के रूप में बदल जाते हैं। राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु, तो हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी आपको पढ़ा चुके हैं। अब राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, थोड़ा सा देखिए। यह एक प्रकार का ऐसा जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में, क्योंकि डायरेक्टली जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसको बदलता है, तथा दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ही रहता है। ये जीवाणु दलहन के पौधे जैसे चना, अरहर, मटर, मूंग, सेम आदि की जड़ों की गांठों में देखने को मिलता है और नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। इस नाइट्रोजन संश्लेषण के बदले में फलीदार पौधों द्वारा राइजोबियम जीवाणु को आवास और भोजन खाद्य पदार्थ प्रदान करवाता है। इस प्रकार दोनों जीव अर्थात फलीदार पौधे और राइजोबियम एक दूसरे में सहजीवी संबंध बनाते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इनके सहजीवी संबंध का विशेष रूप से महत्व है। इनके संबंध से मिट्टी में दालों की फसल के लिए अलग अलग उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती और अगली फसलों के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। अब देखते हैं कीटभक्षी पौधा। ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, परजीवी पौधों में आ जाते हैं, ठीक है। कीटभक्षी जो पौधा होता है एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। आपने कीटभक्षी पौधे में घटपर्णी नेपेंथिस का नाम सुना होगा, ठीक है।
मतलब चालाकी से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे चूहे होते, मेंढक होते हैं, उनको चालाकी से फंसा करके खा जाती हैं। तो क्वेश्चन आपके सीटेट का तो ये फेमस टॉपिक है, ठीक है। और इसके अलावा ही आपके इसमें भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए पूछ लेते हैं कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, तो ये भी याद रखिए। घटपर्णी जिसे नेपेंथीस कहेंगे, या कलश पौधा मतलब कलश के आकार का होता है, घड़े के आकार का। दूसरा है बीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा है ड्रोसेरा, और अगला है ब्लेडर बर्ट आदि। ये सब कीट भक्षी पौधे मतलब कीटों का भक्षण करते हैं चालाकी से। अब यहाँ हम पढ़ते हैं सबसे पहले घटपर्णी के बारे में। क्योंकि कीट भक्षी पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, लेकिन वे कीटों का भक्षण कर अपना भोजन नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। ज़्यादातर कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये विशेषताएं हो जाएंगी। पूछ सकता है घटपर्णी पौधे के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो घटपर्णी पिचर प्लांट है आपका, ये विचित्र प्रकार का पौधा है। यह चालाकी से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, सूक्ष्म जीवों, मेंढकों, चूहों को चालाकी से फंसा कर खाता है। यह घड़े के आकार का होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से, इसमें एक ढक्कन टाइप का लगा रहता है, और ये चालाक एक प्रकार की सुगंध निकालता है, जिससे सूक्ष्म जीव इसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे ही इसके ढक्कन पर बैठते हैं और ये ढक्कन बंद हो जाता है। यह भारत के किस राज्य में, तो ये भी पूछ लेते हैं। तो भारत के केवल एकमात्र राज्य मेघालय में, बाकी आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। पौधा कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कीट भक्षी पौधा है, और इसका जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो घड़े के ढक्कन के जैसी होती है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर पूछ लेते हैं कि कौन सा कथन एक गलत है घटपर्णी पौधे के बारे में। तो सुगंध की जगह पर यहाँ दे सकता है आपसे उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है, तो यहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये गलत है। यहाँ सुगंध निकालता है एक प्रकार की, ठीक है, गंध निकालता है, तो जिससे कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके अंदर फंस जाते हैं। अब बात आती है पौधों के पोषण तत्व। तो ये तत्व हम आपको बता चुके हैं जब हमने पादप जगत पढ़ा था कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हमें मानव पोषक तत्व पढ़ने होते हैं। 7 मानव पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, खनिज, लवण वगैरह, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो ये चीज़ें तो ये हम बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स जरूर देख लें, वहाँ हमने इनके बारे में आपको डीपली बताया हुआ है। 17 पोषक तत्वों में कौन कौन से आपके बृहद पोषक तत्व हैं, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अब इसके बाद जो आपका अनुकूलन बचता है या बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।